जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ रशिया का भारत के लिए Su-75 चेकमेट का ऑफर। पाकिस्तान में मिलिटेंट्स हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं PUBG के फीचर्स। हरियाणा में बन रही कार्ल गुस्ताव की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगले साल से हो जाएगी ऑपरेशनल। अब चीन अमेरिका के ही स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को अमेरिका के ही F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए कर सकता है इस्तेमाल। और चाइनीज साइंटिस्ट बना रहे हैं स्टील नोज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। कल 17 सितंबर से 20 सितंबर तक नई दिल्ली में 2024 की नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन को आयोजित किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इंडियन नेवी के सभी टॉप कमांडर्स को नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल एक्सपेक्टेशन से संबंधित मैटर्स को एड्रेस करेंगे। और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। और बाकी जैसा कि नेवी का उद्देश्य है 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना, तो इसी विजन के तहत नेवी की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन सभी की समीक्षा भी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक रशिया भारत के साथ अपने सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर की डील को लेकर बातचीत काफी सक्रिय रूप से कर रहा है, और जिसमें रशिया इस फाइटर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। और जबकि कुछ ही महीनों पहले रशियन ऑफिशियल्स ने खास तौर पर भारत के लिए अपने Su-75 चेकमेट फाइटर का जो प्राइस था तो उसे भी कम करने की अनाउंसमेंट करी थी। लेकिन जैसा कि इस डील को लेकर यूरोशियन टाइम्स की रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर मार्शल अनिल खोसला सर को कोट करके लिखा गया था कि इस डील पर किसी भी तरह की कमिटमेंट को करने से पहले एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि इस परियोजना के लिए रशिया को फंडिंग और डेवलपमेंट पार्टनर्स चाहिए, लेकिन भारत इस डील से कितना बेनिफिट ले पाएगा। और एक बड़ा प्रश्न है कि ये परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता वाली परियोजना को किस तरह से प्रभावित करेगी। और ये प्रश्न बेहद जरूरी भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत भी ऑलरेडी अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर काम कर रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में स्थित स्वात जिले में एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए वहां पे मौजूद मिलिटेंट्स ने PUBG जैसे पॉपुलर वीडियो गेम के फीचर्स को अपनाया था, और जिसमें वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए PUBG की चैट रूम को यूटिलाइज करते थे ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से बच सकें। और इससे पाकिस्तान की अथॉरिटीज के लिए उनकी एक्टिविटीज को ट्रेस कर पाना भी काफी चैलेंजिंग हुआ था। और 28 अगस्त को जब स्वात में स्थित पुलिस स्टेशन को मिलिटेंट्स ने टारगेट किया था तो इस हमले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी जानकारी सामने आई है। यहाँ तक कि मिलिटेंट्स अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए PUBG में प्रैक्टिस भी किया करते थे। भारत और स्वीडन के डिफेंस कॉर्पोरेशन पर स्वीडन के राजदूत की तरफ से कहा गया है कि स्वीडिश फर्म साब ग्रुप हरियाणा में पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित कर रही है, और ये प्लांट 2025 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और साथ में उनका ये भी कहना था कि ये एक मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसे भारत ओन करेगा। और आपको स्पष्ट कर दे कि यहाँ पे जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की गई है तो वो साब ग्रुप के शोल्डर लॉन्च वेपन सिस्टम कार्ल गुस्ताव की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी अनाउंसमेंट इस वर्ष मार्च के महीने में साब ग्रुप की तरफ से की गई थी। और जबकि कार्ल गुस्ताव की स्वीडन से बाहर ये पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, जहाँ पे न केवल इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कार्ल गुस्ताव के M4 वेरिएंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बल्कि इसके साथ दुनिया भर में इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले अन्य कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे कंपोनेंट्स बनेंगे। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो साब ग्रुप है वो इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम में अपने ग्रिपन फाइटर के साथ भी कॉम्पीट कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जारी रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज साइंटिस्ट ने रडार पर स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने वाले अपने एक नए मेथड को विकसित करने का दावा किया है। और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर साउथ चाइना सी में चाइनीज साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चाइनीज साइंटिस्ट ने DJI Phantom 4 Pro ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसका साइज एक बर्ड के जितना था और जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे एक स्टेल्थ फाइटर के बराबर बताया गया था। फिर जिसके बाद इस ड्रोन को तट से लॉन्च किया गया और फिर उसके बाद ग्राउंड बेस्ड रडार से बिना कोई रेडियो वेव्स को भेजे जो टारगेट था वो स्क्रीन पर दिखाई दिया। और चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिलीपींस के ऊपर से उड़ रही स्टारलिंक सैटेलाइट ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट किया था तो उन रेडिएशंस ने इस ड्रोन को एलिमिनेट कर दिया था, जिस वजह से वो ड्रोन फिर रडार पर दिखाई दिया। और ये कुछ इस तरह की कैपेबिलिटी है जिसे आज से पहले किसी और देश ने टेस्ट नहीं किया। और इसलिए चाइनीज साइंटिस्ट से क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टारलिंक सैटेलाइट के नेटवर्क को इस तरह से इस्तेमाल करके अमेरिका के F-22, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां एक समय पहले तक जो चीन है तो वो US फर्म SpaceX के जो ये स्टारलिंक सैटेलाइट वाला नेटवर्क है तो उसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा था, और अब वहीं अपने लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट के बाद चीन के साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि वो US के स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क को अपने एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चाइनीज साइंटिस्ट के ये क्लेम कितने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं तो फिलहाल इसकी पुष्टि कर पाना काफ़ी मुश्किल है।
चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहे चाइनीज साइंटिस्ट की एक और टीम ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को स्टील नोज कोन के साथ बनाने वाले तरीके को ढूंढ लिया है। और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चाइनीज रिसर्चर्स ने हाइपरसोनिक ग्लाइड एंटी शिप मिसाइल के लिए एक नई डिजाइन को अनवील किया है और इसके पार्शियल ब्लूप्रिंट इस बात को दर्शाते हैं कि मिसाइल के फ्रंट पर लोकेटेड जो वॉरहेड का शेल होता है तो उसे हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। और हाइपरसोनिक मिसाइल के जो नोज है उसे स्टील से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसे आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना यानी कि मैक 8 की रफ्तार से उड़ने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इतनी अधिक रफ्तार में उड़ते समय जो मिसाइल की नोज है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हिट करती है। तो ऐसे में उन्हें अपनी मिसाइल की नोज पर एक ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करना है जो कि इतनी अधिक टेम्परेचर को भी हैंडल कर सके। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टील जैसे मटेरियल का इस्तेमाल करके चाइनीज साइंटिस्ट अपनी मिसाइल की कॉस्ट को भी अपने अन्य कॉम्पिटिटर से कम रखना चाहते हैं। हालांकि स्टील नोज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ चीन का जो एक्सपेरिमेंट है ये कौन सी स्टेज में है तो इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि पिछले महीने बीजिंग की एक टीम ने ही अपने जर्नल आर्टिकल में लिखा था कि एक स्टील हाइपरसोनिक मिसाइल भी अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर उसमें आप एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। और सिर्फ चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक स्टील से बने हुए शेल के साथ एक थर्मल प्रोटेक्शन के लेयर को ऐड करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1961 में कॉन्गो में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक महावीर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजीव कुमार जून वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र 5 स्टार रैंक ऑफिसर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह सर की 7वीं डेथ एनिवर्सरी भी है। बाकी आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापोरे वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में मेजर J.C. वर्मा ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह कौन से वर्ष में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कमीशन हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।